नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। मैथिली अब जय को इस तरह इग्नोर कर रही थी कि जैसे वो उसके लिए वहाँ है ही नहीं, उसे वो नजर ही ना आ रहा हो। और शायद इसी तरह वो वहाँ अपना बचा हुआ वक्त बिता सकती थी। अधिकतर मेहमान जा चुके थे और अब सिर्फ कुछ खास मेहमान ही बचे थे जो सब साथ में डिनर कर रहे थे। सभी फैमिली मेंबर्स भी डिनर के लिए बैठ जाते हैं। कियारा अब मैथिली से मिली थी और तब से उसने मैथिली को छोड़ा ही नहीं था, जिसने अपनी बातों से मैथिली का मूड थोड़ा अच्छा कर दिया था। वो उसी के साथ बैठ डिनर भी करती है और सभी आपस में बातें कर रहे थे और मैथिली सिर्फ कियारा से, क्योंकि अभी उसे सिर्फ यही अच्छा लग रहा था। सब डिनर कर चुके थे और धीरे धीरे अब बाकी बचे गेस्ट भी जा चुके थे। सूर्या जी भी अब सबसे मिल और आखिर में अपनी बेटी और दामाद से मिल जैसे जल्द ही साक्षी को घर लेकर आने के लिए कहते हैं और फिर वो भी वहाँ से निकल गए थे। अब सिर्फ घर घर के लोग ही वहाँ मौजूद थे, लेकिन अब जैसे मैथिली का उसे यूं इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब उसके बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है तो वो गुस्से से सिर्फ तृप्ति के साथ खड़ी मैथिली के पीछे आकर खड़े होते हुए कहता है, तू मुझे नहीं जानती मैथिली। पर अचानक जय की आवाज सुन मैथिली झटके से पीछे मुड़ती है तो जय को अपने सामने खड़े देख उसकी मुट्ठी गुस्से से भिज गई थी। लेकिन उनसे थोड़ा दूरी पर ही शेखर, मौली और पूरा परिवार खड़ा था। तो मैथिली तृप्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल देर हो रही है, हमें भाई को बुलाते हैं, फिर घर के लिए निकलते हैं। इतना क्या मैथिली आगे बढ़ने लगती है कि तभी जय उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए झटके से अपने सामने लाकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किस बात का इतना ईगो दिखा रही है? इतना एटीट्यूड किस बात का आ गया है तुझ पर? बहुत बड़ी प्रोफेसर बन गई है। अरे मेरा ही कॉलेज है वो, जहाँ की प्रोफेसर होने की अकड़ दिखा रही है तू। दिक्कत क्या है तेरी? तू नहीं जानती मुझे, कभी नहीं मिली मुझसे, और ये क्या सड़क के कुत्ते की तरह मुझे इग्नोर कर रही है? जब मदद चाहिए थी तब तो एटीट्यूड नहीं दिखाया तूने, तब तो हम दोस्त थे, और आज पहचानना भी भूल गई। तू जिद्दी है ये मैं जानता था, लेकिन बेशर्म और बदतमीज भी है ये नहीं जानता था। जय के इस तरह चिल्लाने पर सभी भागते हुए उन्हीं की ओर आते हैं, पर उसके इतना कहने पर भी मैथिली चुप थी और वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, जय हाथ छोड़ दे मेरा, मुझे दर्द हो रहा है और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। तो डोंट क्रिएट अ सीन। भाई भाभी के सामने कुछ मत बोलना। ओह, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ? तो तू क्या कर रही थी अभी तक? और मुझे भी तकलीफ हुई है, जिसे मैं अपना अच्छा दोस्त समझता था, आज मेरे मुंह पर वो ये कह रही है कि मुझे नहीं जानती वो। यह है तेरा असली चेहरा कि जब अपना काम निकल जाए तो दूसरा भाड़ में जाए। और तेरे भाई को भी तो पता चलना चाहिए कि कितने चेहरे हैं उसकी बहन के, जिसकी वो तारीफ करते नहीं थक रहा था। वो एक चालाक लोमड़ी है और तुझसे भी बड़ा धोखेबाज तेरा वो दोस्त, जो दोस्त बन मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप गया। तुम दोनों एक जैसे हो। वो भी अपना काम निकल किनारा कर गया और तूने भी आज वही किया। धोखेबाज, बस हमेशा धोखेबाज का ही साथ अच्छा लगता है। राजनीति पसंद नहीं तुझे, पर खेलती बहुत अच्छी है। वहाँ सब पहुँच गए थे और अब तक जिस वजह से मैथिली चुप थी, अब वो वजह बची ही नहीं थी। तो अब वो सब भूल चुकी थी कि वो कहाँ खड़ी है और किसके बीच है। अब तक खुद को काबू में रखने को भिची मैथिली की मुट्ठी खुल गई थी और वो झटके से जय का हाथ झटक देती है तो जय थोड़ा दूर हो जाता है उससे। और अब मैथिली उसकी आंखों में आंखें डाल अपने दांत पिसते हुए कहती है, अगर सच में राजनीति खेली होती ना मैंने, तो आज से 3 साल पहले ही तेरा ऐसा जुलूस निकालती कि ये जो ब्रांडेड कपड़े पहन मेरे सामने खड़ा है ना, उसकी जगह हाथ में कटोरा होता। और अब अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की ना तो सामने चलते तंदूर में झोंक दूंगी। लेकिन मैथिली का इस तरह जैसे बात करना त्रिशा को तिल मिला गया था, तो वो मैथिली के पास आकर उसे अपनी ओर घुमाते हुए चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरह बात करने की? तुम्हारी औकात इसके सामने खड़े होने की नहीं है और बात इसके हाथ में कटोरा पकड़ाने की कर रही हो और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दे रही हो। अर्जुन, तुम्हारे सामने इसने मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी है, तुमने भी सुना है ये, तो अरेस्ट हर राइट नाउ। पर अब मैथिली गुस्से से चीखते हुए कहती है, चुप। मैथिली का इतना ही बोलना त्रिशा को अंदर तक कपा गया था। उसकी ये चीख डरा सबको गई थी। कियारा भी अनुष्का को कसकर पकड़ लेती है तो अनुष्का सर्वेंट से उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है। पर आज ज्वालामुखी फट चुका था और अब बारी तबाही की थी, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी थी। मैथिली वैसे ही गुस्से से चीखते हुए कहती है, कटोरा तो तुम्हारे हाथ में भी होता और जो ये अकड़ है वो रास्ते पर पड़ी होती। मैं चुप हूँ तो तुम्हारे भाई को लगा कि मेरे पास जुबान नहीं है। सिर्फ अभी तक रिश्तों का लिहाज कर मैं चुप थी, वरना जिस वक्त तुम्हारे इस नीच भाई को देखा था ना मैंने, तभी इसकी वो हालत कर देती कि दुनिया को तो क्या, ये खुद की शक्ल खुद आईने में ना देख पाता। पर अब अधिराज नाराजगी से कहता है,
मैथिली, अब आप हद पार कर रही हैं। आप खुद नहीं समझ पा रही हैं कि आप क्या कह रही हैं। शेखर, अपनी बहन को समझाओ कि बेवजह तमाशा ना करे, क्योंकि ये घर है हमारा, कोई सड़क नहीं जहाँ ये इस तरह चिल्ला रही हैं। पर अब तभी वो अधिराज के ही पास आकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, भाई को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जो बात करनी है मुझसे कीजिए, और ये मेरा मामला है, आपको बीच में वकील बनने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ ये आपका घर है, तो जब ये आपका दोस्त मेरी बेइज्जती सड़क छाप की तरह कर रहा था तब ये आपकी हवेली नहीं थी। तो जब बेइज्जती यहाँ हुई है तो सवाल भी यही होंगे। तो मेरे बीच में दोबारा मत बोलिएगा, और खासकर मेरे भाई को तो बीच में लाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना मैं बहुत कुछ सोचना भूल जाऊंगी। मैथिली की आंखें इस वक्त अंगारे थी, जिससे वो सब कुछ जला सकती थी इस वक्त, और ये अभी अधिराज भी महसूस कर रहा था। एक अजीब सा कंपन था उसकी आवाज में, जो अधिराज को भी कुछ बोलने नहीं दे पाया था। पर अब तभी फिर जय उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? गलती खुद करती है और सारा दोष भी हम पर ही मर रही है। वो मिलन, तेरा दोस्त, मदद के लिए भाई बना लिया, और फिर जब सक्सेस मिली तो एक बार फोन तक नहीं किया गया उससे। यहाँ तक कि मेरी जिस बहन ने उसे बनाने में दिन रात एक कर दी है अपने, उसे तक भूल गया। अपना डांस स्कूल शुरू किया तब तक त्रिशा का साथ चाहिए था, उसका पैसा चाहिए था, तब तक त्रिशा को अपने साथ रखा उसने। उसके बाद उससे भी किनारा कर लिया। त्रिशा ने कितना कांटेक्ट किया उसे, लेकिन दोबारा उसने मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी बहन की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसको फील नहीं होता या इमोशन नहीं है उसमें, जिसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया। मुंबई में एक बेस्ट डांस स्कूल खड़ा कर दिया और वही उसे धोखा देकर चला गया। तो ऐसे इंसान को धोखेबाज के अलावा क्या कहेगी? बोलना, क्या कहेंगे? वो मिलन धोखेबाज था, है और रहेगा। जय के इतना बोलते बोलते मैथिली का हाथ उठ गया था उस पर, जिसे देख सब घबरा गए थे, लेकिन मैथिली ने अपना हाथ बीच में ही रोक लिया था। और फिर वो अपना हाथ नीचे करते हुए बहुत मायूसी से कहती है, तुझ पर तो हाथ उठाकर मैं अपना हाथ भी गंदा नहीं करना चाहती, और आज तक सिर्फ खुद पर गुस्सा आता था मुझे, पर आज ना घिन आ रही है खुद से कि कभी मैंने तुझे अपना एक अच्छा दोस्त समझा था। पता नहीं मेरी ही बुद्धि पर उस वक्त कौन से पत्थर पड़ गए थे कि मैंने तुझे मिलन से मिलवाया। काश ना मैं कभी तुझसे मिली होती, ना मैंने मिलन को तुझसे मिलवाया होता, तो आज ये सब तो नहीं सुनना पड़ता। तो उसे धोखेबाज कह रहा है जिसे बस उसकी सांसें छोड़ बाकी जिंदा लाश बना चुका है तू उसे। और वाह, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कितनी बेहतरीन स्टोरी बनाई है तूने। ब्रिलियंट, तो सच में बहुत ब्रिलियंट है। और त्रिशा, वाह क्या स्टोरी क्रिएट की है, तुम सच में बेस्ट हो। वाह। मैथिली त्रिशा को देख ताली बजाते हुए कहती है, पर अब उसकी इन बातों पर अवज्जी भी नाराज। तो वो मैथिली को तो कुछ नहीं कहते, पर त्रिशा से कहते हैं, बहुत नाटक कर लिया है इस लड़की ने, अब बस इसे यही खत्म करने का एक ही तरीका है, तो उस धोखेबाज मिलन को फोन कर और बात करा इसकी। मैं अब इससे ज्यादा अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अब मैथिली तड़प उठी थी और वो अवज्जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, प्लीज अंकल, यू बार बार मिलन के नाम के साथ धोखेबाज मत जोड़ो प्लीज। ठीक है, त्रिशा को धोखा दिया है जिसने, कॉल करो उसे, मैं भी यही हूँ, आज सब क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम सच्ची निकली ना त्रिशा, मैं अपने महादेव की सौगंध खाकर कहती हूँ, जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी, कभी सिर तक नहीं उठाऊंगी अपना तुम्हारे सामने। तुम कॉल करो मिलन को। लेकिन मिलन को बार बार धोखेबाज सुनना मैथिली की आंखों में नमी ले आया था, जिसे दादा साहब भी बहुत गौर से देख रहे थे। कि तभी अब वो भी त्रिशा से कहते हैं, त्रिशा बेटा, हमें मैथिली से ज्यादा तुझ पर और जय पर भरोसा है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फोन कर और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। फोन कर बेटा। मैं समझ सकता हूँ जिससे धोखा मिलता है उससे बात करना तकलीफ ही देता है, लेकिन आज बात तेरे भाई की इज्जत की है, तो फोन कर और झूठा साबित कर दे मैथिली को। लेकिन त्रिशा सिर्फ चुप खड़ी थी। तो जय उस पर चिल्लाते हुए कहता है, फोन कर त्रिशा, तू क्या चाहती है कि मेरा और तमाशा बने? पर त्रिशा कुछ नहीं कहती, वो बस सिर झुकाए खड़ी थी। लेकिन तभी अगले ही पल एक आवाज ने जय का ध्यान अपनी ओर खींचा था, क्योंकि ये आवाज मिलन की थी, जो मैथिली के फोन से आ रही थी। हाँ मैथिली बोल, इतनी रात को फोन कर रही है, सब ठीक है ना? अंकल की तबीयत ठीक है? तू घर पहुंच गई है ना? पर मैथिली सीधा सवाल करती है, मिलन तू कहाँ है अभी? कहाँ है से क्या मतलब? शाम को बताया तो था कि नाइट शिफ्ट है, तो होटल में हूँ। सब ठीक है ना मैथिली? तेरी आवाज कुछ भारी लग रही है। ठीक नहीं है मिलन, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, जो कहूंगी उसकी वजह से तुझे तकलीफ होगी, लेकिन बात जरूरी है, तो ध्यान से सुनना और बिना किसी सवाल किए बस मेरे सवालों का जवाब देना, वो भी ये सोच के कि मेरे लिए यह सवाल मेरी जिंदगी और मौत जैसा है। मैथिली पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है? कुछ गलत खा पी लिया है क्या? ऐसा ही सोच ले।
पर अब मेरी बात ध्यान से सुन। यहाँ आज एक बात चली, जो तू और जय मिलकर डांस स्कूल खोलने वाले थे, वो उसके इंडिया से जाने के बाद उसकी बहन के साथ मिल तूने वैसे ही खोला जैसा तूने और उसने चाहा था। और यहाँ मुझे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही तूने और उसकी बहन ने उस स्कूल को एक सक्सेसफुल स्कूल बनाया तो तूने उसको धोखा दे दिया, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। यहाँ बहुत सवाल उठ रहे हैं मिलन, तुझ पर, मुझ पर। यहाँ सब धोखेबाज बोल रहे हैं हमें कि हमने जय राजपूत को धोखा दिया, उससे मदद ली और फिर हम भाग गए। यहाँ बहुत से लोग हैं जो हमें बस झूठा समझ रहे हैं, झूठा बोल रहे हैं कि जय राजपूत को हमने धोखा दिया, हम धोखेबाज हैं, बेशर्म हैं। पर ये सुनते सुनते पिछले बीते 3 साल मिलन की आंखों के सामने थे। वो वही कुर्सी पर बैठ गया था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कुछ देर चुप्पी थी उस कॉल पर। मैथिली समझ रही थी कि उसके घाव को आज फिर कुरेद दिया उसने, जिसका दर्द उसकी आंखों से भी बह रहा था। पर अब तभी मिलन अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, मैथिली फोन स्पीकर पर रख, आज हम नहीं रोएंगे। अगर रो रही है तो आंसू साफ कर ले, अब मेरी वजह से तू सफर नहीं करेगी। जिस पर मैथिली अपने आंसू साफ करते हुए सिर्फ हूँ में जवाब दे देती है। तो मिलन अब कहना शुरू करता है, मैं मिलन राजपूत बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ कैसे और किस तरह मेरे और जय के बारे में बात शुरू हुई और कौन मेरे और जय के बारे में मैथिली से सवाल कर रहा है। पर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे और जय के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट था या पार्टनरशिप की बात हुई थी, मैथिली उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस ये तो हमें मिलाने का जरिया बनी थी और उसकी सजा आज तक खुद को दे रही है। मेरा ना तो जय के साथ कोई डांस स्कूल बना और ना उसकी बहन के साथ। मैं एक होटल में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करता हूँ। चाहे तो मैं होटल का नाम बता सकता हूँ, आप इंक्वायरी कर लीजिए। मेरे पापा को अल्जाइमर की दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता, तो स्टेट से बाहर तो दूर की बात है। मैं अपने पापा की रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरा कोई डांस स्कूल नहीं है, मैं सिर्फ मैथिली की माँ सीता आंटी की एकेडमी में डांस सिखाता हूँ। अनुष्का भाभी सर की बेटी क्यारा भी यहाँ आती है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैं यहाँ आता हूँ या नहीं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। ये डांस भी बहुत पहले छोड़ चुका होता अगर मैथिली ना होती तो, क्योंकि ना कभी इसने मुझे हारने दिया न कभी रुकने। पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत रख पाती है ये कि जमीन पर गिरे आदमी को भी अर्श तक ला सकती है। ये धोखेबाज नहीं है, बल्कि ये पागल है कि बिना किसी गलती भी खुद को सजा देकर, खुद को अपनी ही जिंदगी से काट कर दूसरों की जिंदगी में रंग भर देती है। मेरा जय या उसकी बहन से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि मैं तो आज तक कभी उनसे मिला भी नहीं, तो कैसे कोई डांस स्कूल शुरू कर छोड़ सकता हूँ। और अगर आपको फिर भी यकीन ना हो तो आप मेरी बातों को मेरे घर, मेरे होटल आकर जांच लीजिए, लेकिन मैथिली पर इल्जाम मत लगाइए। ये बहुत स्पेशल लड़की है, जिसके साथ रहती है उसे स्पेशल बना देती है, तो इसको कोसकर अपने सिर पाप मत लीजिए। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैथिली अगर बात ज्यादा बड़ी है तो मैं आ जाता हूँ वहाँ। पर अब वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं, तू अपना काम कर। इतना तो रुला दिया, अब और आकर कितना रुलाएगा। तू अपना काम कर, हम कल मिलकर बात करते हैं। और चिंता मत कर, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। पर रोएगी नहीं तू? अरे नहीं रोऊंगी, अब क्या बोल बोल कर रुला देगा। चल बाय, अपना काम कर तू, वरना अगर वंदना को तेरा फोन इतनी देर बिजी मिल गया तो तेरे होटल ही पहुंच जाएगी। फिर आगे जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। पर मैथिली के कहने पर मिलन हंसते हुए कहता है, पागल है सच में। चल बाय, अपना ध्यान रखना और कल सुबह ही मुझसे मिलेगी, मैं अकेडमी पहुंच जाऊंगा। जिस पर मैथिली हाँ बोल फोन रख देती है। लेकिन इस वक्त जय ऐसा हो गया था जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो। मिलन की आवाज सुन आंखों में आंसू भी थे और दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। तो मैथिली जय के ही पास आकर कहती है, आवाज पहचान आ गई? क्या वीडियो कॉल करके भी दिखाऊं कि मिलन ही है? एक जिंदा दिल लड़के को तूने बेरहमी से मार दिया जय। और मैं आज तक सिर्फ खुद को कोसती रही कि क्यों मैं जरिया बनी अपने ही दोस्त की बर्बादी का। काश न कभी मिलन मुंबई आता, ना मैं उससे वहाँ अपने दोस्तों से मिलने आने की जिद करती, ना तू उसे बड़े बड़े सपने दिखाता, और ना आज वो अपनी वो जिंदगी जी रहा होता जो उसने कभी अपने लिए नहीं सोची थी। धीरे धीरे शायद आज वो अपना सपना, एक बड़ा डांस स्कूल खोलना, एक सफल कोरियोग्राफर बनने का पूरा कर लेता। पर लंबी छलांग लगाने की वजह से वो ऐसे मुंह के बल गिरा कि आज तक नहीं उठ पाया है। क्यों तो उसे बीच मझधार छोड़ गया, एक खुशहाल परिवार को बर्बाद कर गया। वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, कोई कमी नहीं थी उसे, ना कोई जिम्मेदारी थी, अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन तूने तो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तुम दोनों ने मुंबई में एक बड़े डांस स्कूल का सपना देखा था ना, नामचीन होगा वो डांस स्कूल, जहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी अपने बच्चों को डांस सिखाने। दोनों मिलकर खूब पैसा और नाम कमाएंगे।
यही सपने दिखाए थे ना तूने उसे? अरे आंख बंद कर विश्वास करता था वो तुझ पर। मैं भी करती थी, मैंने ही कहा था उसे। जब बहुत समझदार है वो हर बात की पहले बारीकी देखता है और तब कदम उठाता है। तू आंख बंद कर भरोसा कर उस पर, और उसने भरोसा कर लिया। ये कहते कहते मैथिली की आंखों से आंसू गिरने लगे थे, पर वो उन्हें साफ करते हुए कहती है, अरे उसने अपने पापा तक को कन्विंस कर लिया था। एक बेहतरीन कल के सपने दिखा दिए थे उन्हें। अपने परिवार, अपने भाई का एक अच्छा भविष्य दिख रहा था उसे तेरे साथ। इतना विश्वास करने लगा था वो तुझ पर कि अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी उसने, अपनी सेविंग, यहाँ तक कि गोपाल अंकल ने भी अपना सब कुछ उसे दे दिया। घर तक गिरवी रख दिया उन्होंने अपना, क्योंकि उनका बेटा काबिल है, उन्हें ये लगता था। और वो काबिल था। अगर उसका साथी मकार ना निकलता तो आज वो भी आसमान की बुलंदियों पर होता, पर तू भाग गया। डांस स्कूल के लिए जो बड़ा अपार्टमेंट देखा था तुम दोनों ने, आधा आधा फंड जोड़कर खरीदने के लिए, उसके लिए उसने तो पैसा जमा कर दिया। तूने खुद का हिस्सा 2 दिन बाद जमा कर वहाँ से पेपर लेने की बात कही थी ना, क्योंकि तुझे तो कुछ बड़ा करना था, सबसे अलग, रेंट पर नहीं। जो होगा अपना होगा। तो आज कहाँ है वो अपना? 2 दिन बाद वो पागलों की तरह तुझे फोन कर रहा था, तेरे रूम के हजारों चक्कर लगा चुका था। पागलों जैसी हालत हो गई थी उसकी, क्योंकि इतना बड़ा सदमा सहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आपकी तरह अमीर ज्यादा नहीं था ना वो, जो सब सह जाता। उस पूरे दिन वो दर दर की ठोकरें खाता रहा, पड़ा रहा तेरे कमरे के बाहर। 3 दिन तक भिखारियों की तरह तेरे कमरे के सामने पड़ा रहा वो। फोन करता रहा तुझे, तूने नहीं उठाया उसका फोन। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? जब बिल्कुल हार गया ना वो, तब उसने मुझे फोन किया। वहीं तेरे कमरे के बाहर पड़ा था। उसकी वो हालत आज भी नहीं भूली हूँ मैं। होश नहीं था उसे कुछ, और आखिर में मेरे गले लग वो जितना चीख चीख कर रोया है ना, आज भी मेरे कानों में गूंजती है वो आवाज। मार दिया था तूने हमारे उस दोस्त को जो जिंदा दिल था, और खुद ही उसे मार आज खुद ही धोखेबाज कह रहा है। छी, तू इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। आज एक लेविश लाइफ जी रहा है तू। बड़ा सा बंगला, एसी, गाड़ी, नौकर चाकर, अब तो शादी भी कर ली है, शायद बहुत जल्द पिता भी बन जाएगा। लेकिन एक दिन एक बाप को तू सड़क पर ले आया था, ये भी याद रखना। तेरी वजह से एक बाप ने अपना सब कुछ खो दिया, अपने बेटे तक को खो दिया, जिस लड़के के ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीता था। आज वो शहर से बाहर तक नहीं निकल सकता, क्योंकि जिस बाप ने उसको सब कुछ दिया, जिन्होंने कभी मिलन को पाला पोसा, आज वो अपने पापा के लिए उनका पिता बना हुआ है। क्योंकि वो तो ऐसी हालत में पहुंच गए हैं कि अपने बेटे को ही भूल जाते हैं, खुद को ही नहीं संभाल पाते। जिनके भविष्य के लिए उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर लिया जो उनके पैरों से जमीन और सिर से छत तक छीन गया। एक ऐसी नौकरी कर रहा है वो जो कभी उसने खुद के लिए नहीं चाही थी। तुम तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले हो, तो तपती धूप में नंगे पांव जो छाले पड़ते हैं, उसके दर्द को तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। तुम्हें तो छीन कर भी सब कुछ मिल गया, प्यार, पैसा, परिवार, सब। लेकिन वो लड़का आज भी तरस रहा है। एक लड़की आज भी उसके लिए इंतजार कर रही है। खुद सेटल है, पर अपने घर पर क्या कहे कि जो खुद अपने कल से अनजान है, उससे मुझे शादी करनी है। अपनी जिम्मेदारियों में अपने प्यार को बस दिलासा दे रहा है वो कि एक दिन उनके प्यार की जीत का भी आएगा। अगर इतना कुछ ना हुआ होता तो आज मिलन भी वंदना का हाथ थाम तुम्हारी ही तरह खड़ा होता। लेकिन तूने तो उससे सब छीन लिया, और खुद को शांति देने के लिए दोनों भाई बहनों ने मिलन को लेकर कितनी परफेक्ट कहानी बनाई है। पहले उससे उसका सब कुछ छीन लिया और आज उसे धोखेबाज भी बना दिया। लेकिन वो स्वाभिमानी है, खुददार है, गिरकर चलना आता है उसे, और जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे कभी गिरने नहीं दूंगी। और उसका वो डांस स्कूल खुलेगा, वहीं खुलेगा। एक दिन उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा बंद हुआ था, एक दिन मैं दोबारा वो दरवाजा खुलवाऊंगी। कि मेरा खुद से किया वादा है। और तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा अगर मेरे साथ उलझा या फिर कभी मिलन को धोखेबाज कहा तो उस दिन मेरे हाथों सच में कुछ अनर्थ जरूर हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना और अपनी बहन को भी समझा देना, क्योंकि मैथिली क्या है तू अभी जानता नहीं है। दोस्ती देखी है तूने सिर्फ मेरी, अगर दुश्मनी पर उतर आई तो नर्क होता क्या है कि यही धरती पर दिखा दूंगी। बेशर्म और बदतमीज तो बना ही चुका है मुझे, तो कोई लिहाज, कोई शर्म नहीं, बस सिर्फ काल का तांडव होगा। इतना कह मैथिली गुस्से से कांपते हुए अपने हाथ में पहनी घड़ी आग के हवाले कर देती है, क्योंकि इसी घड़ी को जय ने उसका हाथ पकड़ते हुए छुआ था। एक सच सामने आया था, एक चेहरे से नकाब हटा था, पर अब आगे क्या था? इस सच्चाई के साथ अब जय कैसे जिएगा? क्या होगा अब उसका अगला कदम? और अभी बाकी घर वालों के क्या रिएक्शन आएंगे, ये जानेंगे छल के अगले भाग के साथ।